पहले होता था महफूज हाथों में, अब उन्होंने बता दिया कि गैर मरबूत निज़ाम है, किसी के भी हाथ लग सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग किस्म की स्टेटमेंट है जो जारी की गई है। परवेज़ मुशर्रफ को अगर याद हो आपने तो उसने 2001 में उसने कहा था कि हमने 3 चीज़ों को बचाया है, एक मईशत को, दूसरा कश्मीर को और तीसरा न्यूक्लियर को। ऑर्डर तो एक बंदे ने पास करना है, आप उसे डिस्क्रेडिट कर दें, पूरा इदारा क्या डिस्क्रेडिट नहीं होता। बार बार खान साहब कह रहे हैं कि जब हम निकल आएंगे तो उसके बाद कोई रोक नहीं सकेगा और कोई वो नहीं कर सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महताब भाई, आज मुख्तसर तज़किरा और तबसरा इस एतबार से कि पार्टिसिपेंट्स मुख्तसर हैं, लेकिन ये कि ख़बरें बड़ी चटपटी हैं और गर्मा गर्म हैं और यानी तज़किरा बहुत है, अब तबसरा करना बाकी है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का तज़किरा तो अब अमेरिका से होना शुरू हो गया। हम तो एक अरसे से ये तवक्को लगाए बैठे थे कि ऐसा है, तो क्या कोई नाराज़ कर दिया पाकिस्तान ने अमरीकियों को कि वो एकदम ही भड़क ही उठे। अच्छा खालिद साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि खान साहब तो कह रहे थे कि रजीम चेंज जो है वो अमरीकी साजिश थी और उसके तहत हुआ, लेकिन अब की जो स्टेटमेंट है उससे लगता है कि इतनी भी ज़्यादा अमरीकी साजिश नहीं थी, अमेरिका इतना खुश नहीं है इनसे। ठीक। और जो फौरी वजह बनी है वो एक करारदाद थी जो अमेरिका और नेटो चाह रहे थे कि वो लेके आ सकें सोवियत अपना रशिया के ख़िलाफ़। ठीक है, यूक्रेन के हवाले पे। मार्च में उन्होंने कोशिश की थी सलामती कौंसिल से की, लेकिन एक तो ये है कि वहाँ पे उनको वोट भी पूरे नहीं हुए थे और दूसरा चूँकि रशियन फेडरेशन मुस्तकिल मेंबर है तो उसने वीटो कर दिया था, तो इस वजह से करारदाद को अब दोबारा उन्होंने प्रेजेंट किया था इसे जनरल असम्बली के अंदर। तो जनरल असम्बली में उनकी ख्वाहिश थी कि पास हो जाए और जो ममालिक थे जिनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर उन्होंने डाला था उनमें पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन कल जुमेरात वाले दिन, वहाँ पे परसों हो चुका है अब यहाँ पे, तो उस दिन वोटिंग में पाकिस्तान ने एब्सटेन किया वहाँ पे, यानी कि उस रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया, मुखालफत में भी वोट नहीं दिया, हक में भी नहीं दिया, लेकिन अमलन जो है ना, ज़ाहिर है वो करारदाद के लिए जो दरकार वोट थे वो पूरे नहीं हो सके और पाकिस्तान से उनकी तवक्को थी या पाकिस्तान के ऊपर दबाव था कि वो उनके हक़ में वोट करेगा, तो उसका गुस्सा था। जुमेरात को ये हुआ और फिर उसी दिन जो है वो चंद घंटे बाद जो बाइडेन साहब, असल में तो गुस्सा चाइना और रूस पर है। हाँ, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में, अगर पूरी बात का उनका कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो वही है कि उन्होंने चाइना और रूस से कहा कि वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इसका मतलब तो ये है ना कि वो फिर पाकिस्तान को चाइना और रूस के साथ ब्रैकेट कर रहे हैं। हाँ, ब्रैकेट तो उन्होंने किया है, इस सिलसिले में तो उन्होंने ब्रैकेट किया है। अच्छा, ये भी तो फिर जो बयानिया बन रहा था वो ये था कि हम जो खान साहब कह रहे थे कि हम जा रहे थे रशिया की तरफ और चाइना की तरफ, और इसलिए अमेरिका जो है ना अपनी वो लेके आ गया, तो गोया वो सूरत हाल बदली नहीं है। हाँ, वो वैसा ही है, वो अमरीकी उससे कोई इस चेंज से भी खुश नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की डायमेंशंस जो है वो थोड़ी सी तब्दील हुई हैं, मतलब पिछले कुछ अरसे में। हम जो बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिकन्स थे उससे ज़रा हमें हटना पड़ा, इसलिए उसकी एक बुनियादी वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो गए थे। तो अब हमारे लिए सर्वाइवल नहीं था कि हम उनकी बात माने, तो जब हम पीछे हटे तो ज़ाहिर है हमें कोई और दर तलाश करना था, तो हमारे लिए चाइना मेजर है और किसी हद तक रशिया भी उसमें शामिल हो गया है, ताकतें हैं जो हमारे चले हमारे किसी उसमें हो गई हैं, तो उस तरफ हमें थोड़ा सा जो है ना टिल्ट लेना पड़ा है, वो हमारी मजबूरी भी है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं था। कुछ थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ सी हो जाती हैं, मसलन अगर हम अमेरिका से पीछे हटते हैं तो इसका मतलब है हमें ज़रा सऊदी अरब से भी पीछे हटना होगा, और फिर हमें ईरान के ज़्यादा करीब मतलब हमारी चीज़ें चली जाती हैं, क्योंकि ये वाला ब्लॉक तो इसमें तो ईरान से कुर्बत है और सऊदी अरब से दूरी है, लेकिन उधर हम देखते हैं कि ईरान हमारी इस रजीम चेंज से तो खुश नहीं है और सऊदी अरब बहरहाल अच्छा देख रहा है। खालिद साहब, यहाँ पे भी चीज़ें मिडल ईस्ट के अंदर भी चेंज हुई है। अभी देखें कि ओपेक प्लस का जो इजलास हुआ था और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो तेल की पैदा करने की जो मिकदार है उसको कम करेंगे,
तो सऊदीया ने बुनियादी तौर पर लीड किया उसे, और उसके ऊपर अमेरिका ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि सऊदीया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस बात को भी कहा गया पूरे तज्जियात जितने भी थे वेस्टर्न मीडिया के ऊपर के रीशेपिंग जो है ना वो मिडल ईस्ट के साथ अमेरिकन जो खारजा पॉलिसी है उसकी होना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। तो वो वाली जो पहले मतलब ईरान और चाइना और सऊदीया और अमेरिका वाला वो जो ब्लॉक था वो वैसा अब नहीं, उस तरह नहीं रहा जिस तरह के आज से मतलब 5-7 साल या 10 साल पहले था। अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं, रीशेप हो रही हैं, सारी चीज़ें ठीक हो गई। ये तो चलें चीज़ें समझ आ रही, लेकिन एक और चीज़ कम अज़ कम खुल के आ गई है कि हम तो ये एक अरसे से ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है ये अमेरिका को खलता है और उसके दोस्तों को भी खलता है, जो उसके ख़ास दोस्त हैं उनको भी खलता है। और बहुत से लोग इसे कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ देते थे, तो कम अज़ कम अब ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रही ना, अब तो एक खुल के वो बात आ गई है। और ये अगर आप अल्फाज को देखें तो बहुत वाज़ेह हैं और बहुत ख़तरनाक हैं कि वो पहले होता था महफूज हाथों में, अब उन्होंने बता दिया कि गैर मरबूत निज़ाम है, किसी के भी हाथ लग सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो बड़ी अलार्मिंग किस्म की स्टेटमेंट है जो जारी की गई है कि भाई ये इसका कुछ करना पड़ेगा। एटम को मामूली शय तो नहीं है ना कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी ये वो चीज़ हुई ना कि इससे 1000 दर्जे कम जो है ना वो ख़तरे की बात थी, जिसे वो भी झूठ ही था, लेकिन ये कि चलें उस वक्त उस झूठ की बुनियाद पे ख़तरा महसूस किया गया कि भाई इराक़ के पास जो है ना मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स है और कितना बड़ा कदम उनके ख़िलाफ़ उठाया गया। तो उससे 1000 गुना बड़े वाकई में मौजूद हैं जहाँ, तो उसके बारे में अब फिर क्या खिचड़ी पक रही होगी और क्या होगा। तो ये जो पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं और यहाँ पे कुछ मतलब एक तरह की वो माशी जो है ना वो भी तंगी आ रही है। इसके साथ साथ हम देखें तो जो सियासी अदम इस्तेकाम भी है, मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक तो सरफस पे है ना, जैसे इमरान खान है या इधर ये हैं, तो कुछ वो भी हैं कि जो अंडरग्राउंड हैं। और जो अंडरग्राउंड है उसमें एक नाम अभी जो आग लगी है उस जगह का भी आता है, सेंटोरस का भी आता है। और किसी वक्त में तो ये बाकायदा एक नेटवर्क था ना, जो यानी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब यहाँ पे ब्लैक वाटर को फैसिलिटेट किया गया तो उनको जो मकामी अफराद दिए गए तो वो हमारे रिटायर्ड लोग ही थे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये काम तो यहाँ पे चलता रहा, तो उसी को फिर ज़रा डीप स्टेट के साथ भी जोड़ा जाता है। तो अब जो एक अनसर्टेनिटी है और एक सिविल वार की दावे हैं या धमकियां हैं या ख़तरात हैं, और किसी दर्जे में हुकूमत भी थोड़ी सहमी सी महसूस होती है। जैसे राना सनाउल्लाह ने ऐसी बात कह दी कि जी अगर आज ये हमें इस तरह निकाला गया तो 3 महीने के बाद हम भी कोई जो है जत्था लेके आ सकते हैं। तो इसमें ये जो यहाँ पे जो इस तरह खिचड़ी पक रही है सियासी सतह पे, ये भी उस चीज़ के साथ जुड़ सकती है कि अमेरिका को एक जवाब मिल जाए कि जनाब यहाँ तो फ़ौज जो है वो अपने आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये एटम बम को कैसे संभालेगी। खालिद साहब इसमें देखें मेन चीज़ तो यही है कि अगर सिस्टम जब चल रहा होता है तो उस वक्त इस किस्म के बयानात या इस किस्म की उनकी वैल्यू कोई नहीं होती। जब चीज़ें ज़रा डिस्टर्ब हो जाती हैं ना तो फिर ऐसी चीज़ें बहुत नुमायाँ भी होती हैं और उनकी मानवीयत में भी इजाफा हो जाता है। मैं इसको कहूँगा कि अगर इसको थोड़ा सा लिंक करके देखें कि शहबाज गिल साहब का जो बयान आया था जिस पे वो पकड़े गए थे और अब भी वो केस चल रहा है, तो वो बहुत ख़तरनाक था इस हवाले से कि जब फ़ौज के अंदर आप कह रहे हैं कि आपको हुक्म आपको फैसला करना है कि कौन सा हुक्म मानना है। मतलब सीधी जो है ना बगावत का जो है ना वो हल्लाशेरी दे रहे हैं, वो हल्लाशेरी उन्होंने देने की कोशिश की। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा मुख्तलिफ उसके अंदर। इसमें एक बड़ी अगर देखें कि चंद दिन पहले जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की जो पासिंग आउट परेड थी उसमें ख़ताब करते हुए उन्होंने कहा था कि किसी को हम मुल्क को डिस्टेबल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो वो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर ये भी एक बयान बहुत सिग्निफिकेंट था। फिर ये जो बार बार खान साहब कह रहे हैं कि जब हम निकल आएंगे तो उसके बाद कोई रोक नहीं सकेगा और कोई वो नहीं कर सकेगा,
इसका मतलब ये है कि ये मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब आएंगे, एक तो चीज़ ये होती है कि वो कोई कहें कि हम एहतजाज करेंगे पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क को जाम कर देंगे और उसके बाद हुकूमत मजबूर हो जाएगी। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम निकलेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकेगा, कोई हम इनकलाब लेके आएंगे और अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर देंगे हुकूमत पे, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी या इतनी कमज़ोर है कि वो नहीं चला सकेगी। और ना सिर्फ हुकूमत बल्कि दीगर जो हुकूमती इदारे हैं वो भी इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हैंडलर्स कुछ भी उनको कह लें, वो सारे के सारे उनके अल्फाज है ना, हाँ, वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो भी इस सिचुएशन से हैंडल करने की इस्तेताअत नहीं, पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में अगर ऐसी चीज़ें मुल्क के अंदर से होंगी तो फिर जो बाइडन वाली स्टेटमेंट है उसकी मानवियत में इजाफा हो जाता है कि ये कोई भी हो सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी के भी हाथ लग सकते हैं। तो वो सूरत हाल तो ऐसी हो सकती है कि कोई भी जत्था आता है, कोई उसे रोक नहीं पाता, वो कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है, उसका क्या रुख इख्तियार करेगा कोई पता नहीं है, उसके बाद क्या होगा कोई चीज़ क्लियर नहीं है। तो ये बात तो फिर कुछ ना कुछ इसका मानी निकलता है। लेकिन अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ चलें, ठीक है, जैसे एक पहले हुआ है यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद आई है, इस तरह की कोई सूरत हाल आती है, इलेक्शन में चेंज हो जाता है, के जो पुरअमन तरीके हैं, जो कानूनी तरीके हैं, जो आईनी तरीके हैं, आईनी तरीके हैं, उसके ऊपर होती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल कहीं सामने नहीं आती और इस किस्म की स्टेटमेंट अगर कोई देता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि भाई कैसे है, कहाँ है, क्या चीज़ है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन, क्या उसके ऑन ग्राउंड क्या सिम्टम्स हैं जिनको देख के आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म की डिस्टर्बिंग सूरत हाल के अंदर तो वो मानीखेज हो जाती है और उसको एक तरह की जो है ना वो सनद हासिल हो जाती है कि बात ठीक है, हालात व वाक़यात उसकी तस्दीक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पहलू भी है, मुस्बत पहलू भी है कि यानी हम कह सकते हैं कि हम अमरीकी घड़े से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से भी अमेरिका नाराज़ है। यानी कम अज़ कम इस बयान से इतना तो लगता है कि पाकिस्तान ने कोई सीरियस किस्म के ऐसे स्टेप्स ज़रूर उठाए हैं कि जिन्होंने, यानी उस एक वोटिंग वाला मसला ही नहीं हो सकता, ज़ाहिर है, ठीक है, वो तो यूँ समझिए ऊँट की कमर पे आखिरी तिनके वाली बात है ना, उससे पहले भी ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है। इवन हो सकता है कि रजीम चेंज भी अमेरिका की मर्ज़ी न हो, ठीक है ना, या उसकी मर्ज़ी के बगैर किया गया हो। अब चूंकि हमारे फ़ौज में बड़ी तब्दीलियाँ होनी हैं, उसके कमांडर इन चीफ की चेंज होना है, तो उसमें भी हो सकता है कि उनको एतमाद में ना लिया गया हो या उनकी मर्ज़ी नाकाम हो गई हो या कुछ उन्हें नज़र आया हो। तो यानी एक तरह से जो अमेरिकी प्लान आगे बढ़ रहा था हमारे मुल्क के एतबार से और ख़ित्ते के एतबार से, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आई है जिसके गुस्सा निकाला गया है। तो ये एक तरह हमारे सोच के एतबार से पॉजिटिव बात नहीं है कि बिल्कुल पॉजिटिव। दो चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि CPAC जो है वो दोबारा से उसका ये कह लें कि थोड़ी सी तेज़ी उसके अंदर आई है, क्योंकि बहरहाल ये जो गवर्नमेंट है ये ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का था और इन्होंने ही लेके आए थे और अब इनके आने के बाद उसमें भी बेहतरी हुई है। चंद दिन पहले भी उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी थी CPAC के हवाले से ही, जिसका मेजर फोकस, खैर और भी इश्यूज़ थे लेकिन मेजर फोकस CPAC था और उसमें भी उसकी बहुत सारी मंजूरियाँ दी गई। अच्छा, फ़ौज के हवाले से आपने बात की है, तो फ़ौज के चूँकि मामलात अमूमन डिस्कस नहीं किए जाते, लेकिन अब एक सूरत हाल ऐसी आ गई है कि डिस्कस होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें एक हम भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये चंद दिन पहले ही फ़ौज के बहुत सारे मेजर जनरल्स जो थे उनको लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोट किया गया है और ये गैर मामूली तरक्कियाँ थी, ये रूटीन प्रोसीजर्स का हिस्सा नहीं था उसमें, और इसमें कुछ लोग ड्रॉप हुए थे, कुछ लोग आगे गए थे। और उसके अंदर भी कहा गया कई जगहों पे सोशल मीडिया के ऊपर या कोई लोगों ने दबे दबे अल्फाज में इसको किया कि फ़लाँ को नहीं मिल सकी तो इसका ये मतलब है फ़लाँ को नहीं मिल सकी। तो वो जो आप कह रहे हैं कि तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ये भी एक उस तब्दीली की वजह, ये कल्चर चेंज तकरीबन, यानी इसको हम उसमें लेंगे ना कि एक पूरा वो एक प्रोजेक्ट की जो बाकियात है उनको समेटा जा रहा है और एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड किया जा रहा है या उसकी बुनियादें रखी जा रही हैं इदारे के अंदर भी और बाहर भी।
और ये चीज़ अमेरिका के मतलब में नहीं जा रही है, या उनको ये पसंद नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा है बिल्कुल ऐसे। और इस वजह से उन्होंने अपनी ज़रा थोड़ी नाराज़गी का इजहार कुछ ज़्यादा ही कर दिया वैसे। हाँ। क्योंकि सदर यानी एक तो होता है ना, चलें उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कोई बात कह दी है, कोई तर्जमान ने बात कह दी है, वो भी बड़ी बहरहाल ख़तरनाक होती है, लेकिन सदर की ज़बान से वो बात आना वो और ज़्यादा यानी ख़तरे की अलामत है। और दोनों चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये देखें कि डायरेक्टली न्यूक्लियर एसेट को उन्होंने पाकिस्तान की, जो मतलब इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ को अगर याद हो आपने, तो उसने 2001 में जो अमेरिका को पूरा इख्तियार दिया था पाकिस्तान का, तो उसने कहा था कि हमने 3 चीज़ों को बचाया है, एक मईशत को, दूसरा कश्मीर को, और तीसरा न्यूक्लियर को। तो मईशत की जो सूरत हाल है तो सामने आ गई, वो तो हमारे सामने आ गई है कि इसहाक डार साहब आज भी जाके ये गारंटी दे रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। हम इस सूरत हाल में हैं कि हम सिर्फ ये श्योरिटी दे सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, बाकी रीशेड्यूलिंग के लिए वो आज भी वहाँ पे मौजूद है। कश्मीर वाली जो सूरत हाल है वो ये है कि हिंदुस्तान ने तो उसे कब्ज़ा कर लिया, और मेरे ख्याल में एक और ख़बर थी जो हमारे यहाँ हाईलाइट नहीं हुई, वो ये है कि मोदी ने कुछ पिछले हफ्ते की बात है कि जो उसकी आबाई रियासत है गुजरात, वहाँ पे अहमदाबाद सिटी में उसने एक रैली की क़यादत की थी, और वहाँ पे उसने ख़िताब में कहा था कि मसला कश्मीर को जैसे तैसे हमने हल कर लिया है, यानी उनकी साइड से गोया हल हो चुका है। और इसके ऊपर खैर दफ्तर खारजा का रिएक्शन भी आया, उन्होंने कहा कि नहीं वो करारदातें हैं और वो सारा कुछ मौजूद है और ये बैनुल अक़वामी तौर पे। लेकिन ये जवाब वैसा ही था ना, वो आखिरत में ना अल्लाह ताला जिन्नों से कहेंगे कि तुमने बहुत इंसान शिकार किए, तो जो इंसानों में से जिन्नों के दोस्त होंगे जो कहते हैं हमने जिन काबू किए हुए हैं, तो कहेंगे नहीं हमारे रब हमने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। तो ये उसी तरह का एक जवाब था कि कोई जवाब जिसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब नहीं, और किसी लेवल पे भी नहीं आया। मतलब तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से एक जो है ना उसकी क्लैरिफिकेशन जारी की गई है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि इवन वज़ीर खारजा ने उसके ऊपर कमेंट किया हो या वज़ीर आज़म ने किया, तो वज़ीर आज़म तो दूसरी बात ये थी जो परवेज़ मुशर्रफ ने की थी कश्मीर वाली, वो भी गया पीछे, एटम बम रह गया था। बाकी एटम बम एक वाहिद हमारे पास इस वक्त है, तो उन्होंने डायरेक्टली टारगेट एटम बम को ही किया कि सर एक चीज़ और भी है सर, देखिए 2 चीज़ें होती हैं ना कि भाई एक तो रूह होती है, एक जिस्म होते हैं। एटम बम भी तो किसी ने संभाला हुआ है, वो फौज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है जी। तो वो क्यों नहीं टारगेट होगी? फ़ौज को डायरेक्टली टारगेट करना मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए कोई उसकी जवाज़ नहीं बनता। डायरेक्ट चीज़ को कुछ करने के लिए कोई जवाज़ तो चाहिए। फ़ौज को दूसरे तरीके से टारगेट तो हो रही है, और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है और वो बड़ा खुल के। असल में मैं ये इस तरह तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि वो अंडर अटैक है, ठीक है। कभी फ़ौज के बारे में इस तरह की डिस्कशंस इस तरह खुलेआम नहीं होती रही, ठीक है। उसकी चीफ की तैनाती के बारे में इस तरह हो सकता था। अच्छा फिर ये देखें, मतलब ये इदारा वो इदारा है कि जो चीफ ही के पर चलता है, ठीक है ना, मीन्स ऑल इन वन है ना, ठीक है, वो सारा कुछ है, लेकिन ऑर्डर तो एक बंदे ने पास करना है। आप उसे डिस्क्रेडिट कर दें, पूरा इदारा क्या डिस्क्रेडिट नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो वो यानी आप ये देखें कि जैसे एक बयानिया बना था नवाज शरीफ की करप्शन का, जी ठीक है, 2 साल लगे 3 साल लगे, बयानिया बन गया, बच्चा नवाज शरीफ को करप्ट कहना शुरू हो गया। चोर, ठीक है, वो चोर, नून लीग चोर, पीपल पार्टी चोर, जरदारी चोर, सब चोर। एक बंदा यहाँ पे फरिश्ता था, बाकी सब चोर थे, ठीक है। अब आप ये देखें कि जी वो बात सारी अब जा रही है फौज की तरफ, बयानिया बन रहा है और बनाया जा रहा है और टॉप ट्रेंड करता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अंडर अटैक नहीं? देखिए सबसे पहला काम ही यही होता है कि आप जो उसका तकद्दुस है उसको पामाल कर दें, लोगों के दिल से उसकी अजमत और उसकी जो भी एक इज़्ज़त एहतराम वो ख़त्म कर दें। अटैक जो फिज़िकल अटैक है वो तो बाद में होना होता है। खालिद साहब, इस वक्त जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे कुछ फासले पे एफएड कचहरी में एक केस की समाअत हो रही है, वो सेनेटर आज़म सवाती का केस है, जो उन्होंने 2 दिन पहले जब ये बरियत हुई शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने बराह रास्त जनरल बाजवा को मुखातिब करके ट्विटर पे कहा कि कंग्रेचुलेशन बाजवा। तो और फिर उसके बाद क्राफ्ट्स की वो पूरी कहानी वो करते हैं, और ये एक सीरीज़ थी,
मतलब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कई बार जो है वो बराह रास्त टारगेट किया, उसे इदारे को भी किया और उसको भी किया, जनरल बाजवा को भी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और फिर आपने भी अभी जिक्र किया था हैंडलर्स का लफ्ज़ जो है वो इतना आम कर दिया गया है कि अब हर बंदा ये कहता है कि जी वो हैंडलर्स इसके पीछे हैं, इस चीज़ को जो है ना वो चला रहे हैं इसमें। अच्छा, माजी में भी ये चीज़ें खैर होती रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें, लेकिन बात ये है कि जो करने वाले हैं वो सारे के सारे कौन हैं। ये भी है कि ये आज़म सवाती साहब जो हैं इनका भी अमेरिका से एक क्या रिश्ता है, बड़ा गहरा ताल्लुक जो है ना इनका भी बनता है, और शहबाज गिल साहब हैं वो भी अमेरिका से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अमेरिका जैसे मुल्क में गैर कानूनी हरकतें करे, करते हैं, ठीक है, अमेरिका जैसे मुल्क में रहे और गैर कानूनी हरकतें करे और वहाँ से भाग के पाकिस्तान आ जाए। ये जो अमेरिका का काना है वो तो अमेरिका के काबू में है। अगर वो अमल कांसी पकड़ के वापस लेके जा सकते हैं तो वो अपने काने को पाकिस्तान में खुली छूट दिए हुए हैं कि तुम यहाँ पे आला ओहदे एंजॉय करो, तो उसके आगे वो चूं चला तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब तवील अरसे से आप मतलब अगर इन्हें देखें तो ये JUI में थे तो तब भी सेनेटर थे, ये जब उधर से आए तो यानी एक तरफ आप भगोड़े हैं अमेरिका से जुर्म करके भागे हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ फुली फैसिलिटेट हो रहे हैं और मुसलसल आपको करवाया जाता है। तो कौन करवाता है? कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है और फिर वही ग्रुप है ना वो जो किसी वक्त ब्लैक वाटर के कांटेक्ट में था और फिर अब आगे वो ऐसे लोगों को वही फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो दिलचस्प बात है ना वो ये कि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले हम जब कहते थे यार ये कि फ़ौज जो है ये सियासत में मुलव्वस है, ये गेम करती है, ये इधर वालों को उधर करती है, उधर वालों को इधर करती है, एक लहर आती है तो जरदारी चोर होता है, उस पर मुकदमे बनते हैं, पीपल पार्टी पे बनते हैं, फिर एक लहर आती है तो जरदारी बरी होना शुरू हो जाता है, नवाज शरीफ लोगों पे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा कोई तो कहीं पीछे बैठ के सब हैंडलर तो कोई तो होता है। तो ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये मुल्क के लिए नुकसान है, नुकसानदेह, इदारे के लिए नुकसानदेह है, ये सियासी इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए, तो अकाउंटेबल ज़रूर बनाना चाहिए लेकिन मुस्तहकम करना चाहिए। तो जो लोग बैठ के तो यानी जिस तरह हमारा एक बड़ा रवायती किस्म का मुरीद होता है ना, जो अपने पीर के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता, उस तरह जो लोग फ़ौज के बारे में कोई बात नहीं सुन सकते थे बल्कि बिल्कुल ही लाल सुर्ख हो जाते थे, आज वो गालियां बकते नज़र आते हैं। तो ये जो उनका जहन बदला है, तो ये एक बयानिया पक के तैयार किया गया है ना, बाकायदा यानी पकाया गया है ये, तो इसलिए ये बड़ी ख़तरे की घंटी है। और अब इसकी वो जो एक उन्होंने एक ज़माने में कुछ वो बनाए थे ना मुजाहिदीन, फिर उनको रिहेबिलिटेशन उनके लिए कैंप बनाए गए थे, तो अब इनके लिए भी कोई रिहेबिलिटेशन के प्लान जो है ना वो कैंप बनेंगे तो तब जाके दिमाग ठिकाने आएंगे, नहीं तो ये तो बहुत बड़ा कल मसाइल खड़े हो जाएंगे। बाहर से आप पर यलगार आए और अंदर से आपके बारे में ये जो है ना वो तसव्वुरात हों, तो कैसे आप इसे निपटेंगे। और बाहर से यलगार ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका खुद करे, मतलब लगता ये है कि अगर हमने अमेरिकी पॉलिसियों से हटके हम चले, तो सर जैसे आपने बताया ना मशरिक़ वस्ता के हालात देख लें, ईरान तो अमेरिका की तरफ नहीं है ना, ठीक है, रूस, चाइना, अफ़गानिस्तान भी नहीं होगा, ठीक है, उधर एक बचे हुए हैं जी, इसराइल बचा हुआ है, सऊदी अरब बचा हुआ है, ठीक है, सऊदी अरब के साथ भी आपने बता दिया कि गड़बड़ है, तो 2 मुल्क रह जाएंगे, एक तरफ इसराइल, दूसरी तरफ इंडिया, ठीक है। तो अब आप देखें कि वो कैसे अफोर्ड कर सकता है अमेरिका कि वो बिल्कुल खित्ते से यूं आउट हो जाए, बिल्कुल सही, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो इधर पिलर बन के खड़ा हो जाए और फैसिलिटेट करे चाइना को, जिसको वो कंटेन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही। तो सर फिर तो जंग के लिए तैयार होना चाहिए। यानी ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि अगर ये वाला जो इस वक्त यलगार है ये नाकाम होती है तो जो प्लान बी होगा या सी होगा, पता नहीं कौन सा होगा, जो भी होगा, नेक्स्ट प्लान जो भी होगा उसके पीछे जो होगा वो जंग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अमेरिका के पास, और वो प्रॉक्सी से यानी वो इंडिया को चढ़ाएगा। ये जो मोदी कहता है ना कि ये कश्मीर का मसला सेटल हो गया, इसी को आगे बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। हाँ, वो तो खैर उनके पास है जवाब कि वो तो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो हमारा है, और अगर कश्मीर वाला भी छोड़ दें तो वैसे भी जो आइडियोलॉजी इस वक्त इंडिया के ऊपर राज कर रही है वो उनका तो अखंड भारत का है, और ये धरती माता जो है ये इस पे ये नापाक वजूद है उनकी नज़र में, मुसलमान का जो वजूद है, ठीक है।
तो इस एतबार से यानी ये हालात अभी कोई मीठे होने नहीं जा रहे, कोई ठंडे होने नहीं जा रहे। फिर वो जो यानी ये नहीं हो सकता कि हमें अब ठंडे पेटों बर्दाश्त किया जाए। दुनिया की जो ताकतें हैं उनकी नज़रों में, उनके वो अब हमारे वजूद के दर पे हो गए हैं। तो ये कुछ यहाँ शुरू है, जो भी सियासी सूरत हाल है, इस पर अगर काबू पाते हैं तो फिर अगला मरला जो है वो जंग का हो सकता है, इम्कान उसका पूरी तरह रहेगा। अच्छा, बीच में मैंने एक बात की थी, बस उस वो ज़रा डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। काफ़ी सीरियस बात हो गई तो थोड़ा सा हंसी का भी सामान कर लेते हैं कि ये जो हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं ना जी, कि अभी ये वाला जो है ना गुड बुक्स में आ गए तो अदालतें भी बरी करने लग जाती हैं, जो है ना वो इंतज़ामिया भी पीछे हट जाती है, मतलब सारी ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं और जिससे नज़रें फिरती हैं उस पर केस बनने शुरू हो जाते हैं और हर तरह जो है ना वो रांदा दरगाह हो जाता है। तो ये क्या कहानी है, मतलब ये क्या अदालतें फिर किस तरह फैसले करती हैं, कानून अदल कहाँ होता है, केस बनाने वाले किधर जाते हैं, वो फाइल क्या थी, वो 10 नंबर फाइल थी क्या जी, 10 नंबर वॉल्यूम 10 जो था, हाँ वो क्या हुआ खालिद साहब, ये ऐसी कहानी है। अब क्या करें कि मतलब तौहीन अदालत का भी डर होता है, लेकिन अदालतों को भी मेरे ख्याल में सोचना चाहिए और जजेस को भी सोचना चाहिए कि वही जज होता है और वो आर्गूमेंट चेंज कर देता है। मतलब मैं हैरान हूँ कि चंद दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस साहब जो काला कानून उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ताहयात नायली तो काला कानून है, ड्रैगोनियन लॉ है। और जिस बेंच हालांकि कानून है नहीं, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपना यानी उन्होंने अपने फैसले को कहा कि काला फैसला, और उस फैसले में वो खुद शामिल थे, उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने, और इन्होंने उसकी तायीद की है उस फैसले की वहाँ पे। तो मौसम इस तरह भी बदलते हैं। यही जो मरियम नवाज़ का केस था, इसके ऊपर जब हमने पहले भी देखा था कि ये अदालतों के अंदर जा रहा है, तो उस वक्त जो जजों के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस होती थी वो कुछ और होती थी। अब उन्होंने सवालात कुछ और उठाना शुरू कर दिए हैं और वो उस सवालात का कोई जवाब नहीं था। इसमें हकीकत है कि मैंने देखा, चीज़ याद आ रही है वैसे, वो हमने तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान पढ़ी ना, उसमें एक सुकरात से पहले का एक दौर था, वो बड़ा दिलचस्प दौर है। उसको वो कहते हैं सोफिस्तायत का दौर था, यानी वो अकली कलाबाजियों का दौर था। तो दो जो फरीक होते थे ना, उनका वकील एक ही होता था। अच्छा, दो फरीकों का जो जिनका झगड़ा है, वकील एक ही होता था। ये पहले इसकी तरफ से दलाइल देता था कि भाई इसने चोरी की है, ठीक है ना, ये साबित करता था किसने की। तो चूंकि इसका भी वकील यही होता था, फिर इसकी तरफ से दलाइल देता था कि इसने चोरी की। तो वहाँ कम से कम जज अलग होता था। यहाँ पे अब हमारी अदालत आके तो उस जगह पे बैठ गई है कि जब ये वाला मौसम चलता है तो वो वाले दलाइल शुरू कर देते हैं, और जब ये वाला मौसम चलता है तो ये वाले दलाइल शुरू कर देती हैं। तो मतलब इससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ज़ाहिर एक आम आदमी के जहन में जो रियासत का तासुर या रियासती इदारों का जो तासुर है वो बहुत मनफी होता है कि असल में फिर ड्रामा लगता है। फेल्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट उभरता है कि अदालत तो मैटर नहीं करती कि जी ठीक है आपके कहीं और मामला सेट हो गए तो बस सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी ने नहीं पूछना। अच्छा, फिर ये भी मतलब अजीब सी सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे में बेंच देख के लोग जो है ना वो पहले से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये फैसला क्या है। और ये भी हुआ खालिद साहब कि लोगों ने अपनी अपीलें वापस ले ली कि जब बेंच बना है उन्होंने। अब ये एक अदम एतमाद जो है उसके ऊपर, और इस लेवल के ऊपर अगर ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो फिर एक अच्छा, मैं इससे एक और बात आगे कि ये तो चलें एक उसके फैसलों की या उसकी जो प्रोसीडिंग है उसकी बात है। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है, वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, और एक केस को लगने में अंदाज़न 4 साल का अरसा चाहिए होता है। जब एक आदमी एक जिसको कई केसेस ऐसे हैं कि जो बरी हुए तो वो उससे पहले सज़ाए मौत हो चुकी थी वहाँ पे, या उससे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, उम्र कैद के कैदी थे, तो उनका केस सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, 4 साल के बाद भी जब केस एक लगता है तो एक हेयरिंग के बाद अगली हेयरिंग का टाइम फिर महीनों बाद और बाज़ दफ़ा सालों बाद आता है।
और सियासी नवैयत के जो केसेस हैं वो फौरी टेकअप होते हैं अदालतों में और उसकी डेली बेसिस पे हेयरिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक आम आदमी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे ख्याल में अदालतों को इसे देखना चाहिए, सोचना चाहिए इसके ऊपर कि वो वैसे एक सिस्टम को भी बेहतर करने की ज़रूरत है कि जो जब मतलब पुलिस ऑफिसर है जिसने केस फाइल किया है, कोई वाजिद ज़िया है, तो उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो केस फाइल करके तो बस अब एक बंदा 5 साल के लिए नायल हो गया है, फिर पता चला कि ये तो काला कानून है, फिर उसके लिए कोई नरमी निकाली जाए। तो अगर वो केस साबित नहीं होता तो वो जो जिसने केस बनाया है उसकी भी तो कोई बाजपुरस होनी चाहिए ना, उसकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने बेबुनियाद केस क्यों बनाया। चले एक तो होता है कि जी ठीक है मतलब कुछ बुनियाद थी और उस बुनियाद पर यह केस बना है, लेकिन बिल्कुल ही अगर बुनियाद ना हो और केस बनाया गया तो मतलब कोई उसका होगा तो ये कम से कम ये प्रेशर भी कम है। नहीं तो वो एफआईआरें कटती रहेंगी, केस बनते रहेंगे, इधर आके डंप होते रहेंगे, तो उधर भी कोई अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए। जाहिर है इंतज़ामिया के ऊपर भी और खुसूसन जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी कि वो कैसे सज़ा देते वो दे देते हैं सज़ा, किसी को उम्र कैद की सज़ा, किसी को सज़ाए मौत, किसी को कुछ, और उसके बाद में जब वो आगे जाते हैं मौसम तब्दील होता है तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो सज़ा ही गलत दी है, इसमें तो देखा ही नहीं जज साहब ने कि ये नहीं देखा। तो फिर कम से कम उनसे पूछे भी कि क्यों नहीं देखा। और चले अगर डायरेक्टली पूछ नहीं भी रहे तो कम से कम जो इस किस्म का फैसला देने वाला है उसके आइंदा प्रमोशन तो खत्म हो जाए ना, उसका वहां पे हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो ना, कुछ ना कुछ तो उसका होना चाहिए। लेकिन अमलन तो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ ऐसे ही चलता है। तो चलने से एक आखिरी बात करके फिर ख़त्म कर लेते हैं कि जो एक बस मारूजी तौर पे देख लेते हैं कि जो हुकूमत बदली है, खान साहब का तो मौक़िफ़ ये है कि भाई ये अमरीकी साजिश थी। एक बात यह भी है कि जी अमरीकी एजेंडे को सही तरह फॉलो नहीं किया जा रहा था खान साहब की तरफ से, तो इसलिए रजीम चेंज करके ये लाया गया है कि ये उसको बेहतर तौर पे वो करें। उसकी तो अब नफ़ी होना शुरू हो गई है, ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। एक ख्याल ये भी है कि जी ये जो कुछ किया गया है कि जो हालात ख़राब हो गए उनको आके ये कुछ बेहतर करें और ये भी गंदे हों, और असल प्लान जो है वो टेक्नोक्रेट्स का है, जो वो पुरानी एक वो है। लेकिन इसको काउंटर कर रही है वो चीज़ कि जी अब वो जो है ना ए पॉलिटिकल होने की और न्यूट्रल होने की और वो सारी सोच वहाँ पे बन रही है, और जो ताज़ा तरक्कियाँ हुई हैं उसके पीछे भी वो सोच कार फरमा नज़र आती है। लेकिन ये कि वो चीज़ अभी बाज़ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे लगता है कि वो एजेंडा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और चूँकि ये बड़ी नरमो नाजुक सी गवर्नमेंट है तो ये तो किसी भी वक्त चपेट मार के निकाली जा सकती है। एक दो बंदे इधर से उधर करने और बड़ा आसान है। तो इसका कितना इम्कान है कि यानी असल प्लान अभी सामने ही ना आया हो और ये सारा जो है ना बस दिखावे के लिए हो, और अभी कुछ अरसे के बाद फिर असल हकीकत खुल के सामने आए कि सियासत का रुख किस तरफ जाना था। देखिए बुनियादी तौर पे सारी चीज़ें जो भी प्लान किसी का हो सकता है, और यहाँ असल में मसला ये है कि हर बंदा एक अपना प्लान लेके आ रहा होता है। हमारे यहाँ वो थड़े की दुकान पे बैठे हुए हैं ना, तो वो उसे भी कहते हैं कि वो भी कहते हैं कि ये क्रिकेट टीम जो है ना ये फलां को इसमें रखना चाहिए था और फलां को निकालना चाहिए था, तो वहाँ पे भी हर बंदा सिलेक्टर भी होता है, इसको ऊपर भेजना चाहिए था, इसको नहीं भेजना, कोच भी होता है। तो वहाँ पे यही हाल मुल्की उसका भी है, और जिन लोगों के हाथों में कुछ इख्तियारात होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, और हर बंदा अपने प्लान के ऊपर। लेकिन खालिद साहब वो हमने मौसम की बात शुरू की थी, तो मौसम का हवाला ये है कि ये फ़िलहाल मौसम नहीं है कि कोई बड़ा काम किया जा सके, क्योंकि घर कच्चा है, उसकी जो है ना वो बुनियादें बिल्कुल हिली हुई हैं और छतों पे मट्टी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, बह चुकी है। तो इस मौसम में मामूली सी भी छेड़छाड़ जो है ना ये उन्हें नज़र आ रहा है, सबको कम से कम नज़र आ रहा है कि बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, और ये ना हो कि पूरा जो है घरी धड़ाम से गिर जाए। अच्छा है, फितरत ने हमें सबक सिखाया, अगर हम सीख लें कि मुल्कों के अंदर जो है ना वो स्टेबिलिटी जो है वो मजबूत सियासी इदारों के ज़रिए से आती है, मईशत भी तभी बेहतर होती है। और तरक्की याफ्ता ममालिक में आमतौर पे जो सियासी जमातें दो ही होती हैं। ये थर्ड पार्टी का तस्वुर जो है ना वो बहुत हल्का फुल्का सा होता है, स्टेपनी के दर्जे का होता है, पास्कों के दर्जे का होता है। तीसरी ताकत जो है ना वो आमतौर पे ये मैच्योरिटी की अलामत नहीं है, यानी सियासी मैच्योरिटी की अलामत नहीं होती। दो पार्टियाँ हैं, दो पार्टी निज़ाम होता है, वो एक दूसरे को खुद बैलेंस कर लेते हैं।
अहमियत इस चीज़ की है कि उनको भी आइन और कानून के दायरे के अंदर लाया जाए कि वो वन पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ न चले जाए और ख़ास तौर पे पार्टी के अंदर जमहूरियत लेके आए, जैसे कि यानी सदर कैसे बने पार्टी का, पार्टी की वो जो भी पार्लियामानी जो है ना टिकट कैसे तकसीम हो, ये सारे जमहूरी उसूलों के मुताबिक होने चाहिए, कुछ किसी ख़ानदान के उस पर नहीं होने चाहिए। तो ये पार्टियाँ ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएंगी। ये पार्टी इतनी मुस्तहकम होनी चाहिए कि ये आपके फ़ौज के इदारे से भी ज़्यादा मुस्तहकम हो। तो इसका इस्तेकाम फिर मुल्क को इस्तेकाम देता है। ज़ाहिर है ये उस एतबार से मुस्तहकम नहीं है कि इसके पास एटमी टेक्नोलॉजी होगी, ये अवामी जो है ना को मुनज़्ज़म करने वाली होगी। यानी सियासी पार्टी का मुस्तहकम होना उसका मुनज़्ज़म होना है, यानी उसके साथ अवाम मुनज़्ज़म हो गया तो माशरा मुनज़्ज़म हो गया, माशरा मुस्तहकम हो गया। तो मुस्तहकम माशरे ही दर हकीकत एक मुस्तहकम माइशत की बुनियाद डालते हैं। तो ये अगर हमें कुदरत जबरन इस तरफ लेके आ रही है तो हमें इसकी समझ भी अगर आ जाए तो हम इसे खुशदिली से करें तो स्पीड बढ़ सकती है। और ये जो इस तरह के तजर्बे होते हैं प्रोजेक्ट वाले, ये फिर इसी तरह मुंह के बल जो है ना वो गिरते हैं और नुकसान कौम पूरी उठाती है। बहरहाल ये अगर सबक हमें मिल जाए तो इतने तजर्बे से चलें, आइंदा के लिए भलाई हो जाएगी। अलबत्ता ये कि अभी तो वक्त दुआ है, सूरत हाल ऐसी है जो दुआ की मुतकाज़ी, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। ये ख़तरात जो है इसी तरह जो है ना वो कुछ नुकसान पहुँचाए बगैर गुजर जाएं जैसे पहले गुजरते रहें, लेकिन ये कि इनमें जो सबक है वो हम सीख के आइंदा के लिए अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।